हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो आपका टॉपिक है वो है अंडे व पक्षियों के मांस का संदूषण, स्पाइलेज ऑफ एग एंड पोल्ट्री। इससे पहले आपने पढ़ा था मांस के संदूषण के बारे में कि वो किस प्रकार होता है और किस प्रकार वो हम अगर उसका सेवन करते हैं तो वो किस प्रकार बीमारियों का कारण बनता है हमारे अंदर। तो उसमें फर्स्ट पार्ट है आपका एग। आहार में अंडे की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व भर में अंडा अधिकांशतः खाया जाता है। इसका पोषण मूल्य अत्यधिक है तथा यह सुपाच्य है। अतः शिशु, बालक, बड़े बूढ़े सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। जो अंडा होता है, हमारा एग होता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में एक तो प्रोटीन पाया जाता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम भी होता है और विटामिन भी होते हैं। और जो अंडा होता है आपका विश्व भर में सब जगह पाया जाता है और इसे खाया भी जाता है। इसका जो पोषण मूल्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और ये क्या होता है, इजीली डाइजेस्टिव भी होता है। तो ये इसे बच्चे भी खा सकते हैं, बालक भी खा सकते हैं, बड़े बूढ़े सभी तरीके के लोग इसे खा सकते हैं, हर एक उम्र के। दूध, मांस और अन्य खाद्यों से यह सुरक्षित है क्योंकि इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। जो दूध होता है और आपका मांस होता है वो क्या होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर हम उसे बाहर रखा छोड़ देंगे तो इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो जाएगी और वो ख़राब हो जाए। लेकिन एग इस तरीके का होता है क्योंकि उस पर एक आउटर लेयर होती है हार्ड, तो वो बहुत ही कम या फिर जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसलिए इसमें न संक्रमण होने का भय रहता है और न मनुष्य इसके उपयोग से आक्रांत ही होते हैं। और इसलिए क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं जो भी इसका सेवन कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है कि जो अंडे से किसी प्रकार का उन्हें संक्रमण होगा या नहीं होगा। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो उनका आउटर पार्ट रहता है वाइट कलर का, जिसके अंदर जो एक कवक रहता है वो किसका बना होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। आवरण के कारण अंडा बहुत सुरक्षित होता है, पर इसका यह आवरण छिद्रित होता है। जो आपका आवरण है, मतलब आउटर लेयर जो भी इसका कवक है वो क्या है, बहुत ही सुरक्षित होता है। लेकिन इसके आवरण में अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे। फलतः गर्मी से भीतर का जलांश बाहर निकलता है और जिसके कारण क्या होता है, जो गर्मी हो जाती है ज़्यादा ही, तो जो भीतर के अंदर इसके जो वाटर की क्वांटिटी रहती है वो धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। उसके भीतर की खाली जगह को बाहर की दूषित वायु घेर लेती है। जो अंदर की जो खाली जगह होती है वो क्या होता है, जो बाहर की दूषित वायु है उसको वो घेर लेती है। मतलब जो बाहर की अगर जैसे क्योंकि छिद्र होते हैं अंडे में, अंडे के आउटर लेयर में बहुत ही छोटे छोटे, तो वायु जो है एक अंदर से बाहर आसानी से आ जा सकती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो दूषित वायु है वो अंडे की लेयर को घेर लेती है। यह प्रक्रिया गर्मी के दिनों तथा गर्म प्रदेशों में अधिक होती है। इस कारण गर्मी में अंडा अधिक खराब हो जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये किस टाइम होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है या जिन देशों में अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर, जिसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ भी अंडा जल्दी खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए इनके छिद्रों को मोम के घोल से बंद कर दिया जाता है। अगर हमें अंडों को सुरक्षित रखना है तो क्या करते हैं, जो अंडे के जो छिद्र हैं या आउटर लेयर है उसको क्या कर देते हैं, मोम के घोल से बंद कर देते हैं। अगर घर में अंडा कुछ दिन रखना हो तो चूने और नमक के घोल में रखना चाहिए। और अगर हमें घर में कुछ दिन के लिए अंडा रखना है खाने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अंडे लेके आते हैं तो एक दिन में एक ही अंडा खाएं या फिर एक दिन में बहुत सारे अंडे का सेवन करें। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम कुछ दिनों के लिए ला के रख लेते हैं। तो अगर ला के रखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति ना हो आपके अंडे में, जो है नमक और चूने के पानी के घोल में उन्हें रखना चाहिए। तब अंडे में बाहरी वायु प्रवेश नहीं करती, जिससे क्या होता है, जो अंडे की बाहरी वायु दूषित वायु होगी वो प्रवेश नहीं करेगी और अंडे को हम विभिन्न रोगों से होने वाले उत्पन्न रोगों से बचा सकते हैं। अगर हम 17 भाग पानी का लेंगे और 1 भाग नमक के घोल का अंडे के डुबाए रखेंगे और वह डूब जाता है, तो इसका मतलब समझ लेना है कि क्या है, अंडा जो है ठीक है, किसी भी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति उसमें नहीं हुई है। मगर यदि अंडा ऊपर तैरता रहे तो यह खराब माना जाता है। दूसरा, रोशनी के सामने देखने में अगर
पारभाषक दिखाई दे, किसी भी प्रकार का धब्बा नज़र नहीं आए, तो उस अंडे को उत्तम समझना चाहिए। मतलब यदि अंडा ऊपर तैरता रहता है तो क्या है, वो ख़राब माना जाएगा। और अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखें तो अगर हम अंडे को किसी रोशनी के सामने, मान लें मोमबत्ती है, आप मोमबत्ती जला के उस जो उसकी रोशनी होती है, लौ होती है, अगर हम उसके ऊपर रखेंगे, अगर वो ट्रांसपेरेंट मतलब पार हो जाएगी वो लाइट, तो क्या होगा, जो अंडा है सही है। और किसी भी प्रकार का धब्बा उसमें नज़र आएगा तो अंडा सही नहीं है। कभी कभी सूक्ष्म जीव जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से, सैल्मोनेला आसानी से अंडे के कठोर आवरण को पार कर जाते हैं। ऐसे अंडे विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं। फिर आपका पक्षियों का मांस यानी पोल्ट्री। पक्षियों के मांस के अंतर्गत मुर्गा, चूज़ा, बत्तख, टर्की, तीतर, कबूतर, गिनी फाउल आदि आते हैं। जो पक्षियों का मांस होता है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, जो चूज़ा हो गया, मुर्गा, बत्तख, टर्की, तीतर, कबूतर, ये भी गिनी फाउल, ये भी बहुत देशों में, हमारे देशों में भी खाए जाते हैं बहुत जगह पर। इनमें चूज़ों का उपयोग अधिक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन पक्षियों को खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग करना हो, उन्हें कुछ दिन पहले उन्हें कुछ दिन पहले से क्या कर देना चाहिए, भोजन के साथ दूध देना चाहिए। मतलब जिन पक्षियों को हमें खाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी हम उनकी डाइट दे रहे हैं, उन्हें खाने से पहले उनके भोजन में उनके साथ में दूध मिलाकर देना चाहिए। ऐसा करने से उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी वो सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इसलिए जब हम खाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। अनाज खाने वाले पक्षी अधिक मोटे व पीले रंग के होते हैं, लेकिन जो इसके अपोजिट में देखा जाए, जो अनाज खाने वाले पक्षी होते हैं वो मोटे होंगे और पीले रंग के होंगे। उनकी मांसपेशियों में वसा का वितरण भी उचित ढंग से नहीं होता। बत्तख व हंस को सर्दी के मौसम में अधिक खाया जाता है। जो आपके बत्तख हैं और हंस है, उन्हें क्या है, सर्दियों के मौसम में अधिक खाया जाता है, क्योंकि इनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे इन पक्षियों की आयु बढ़ती जाती है, उनकी श्वास नली सख्त होती जाती है। और जैसे जैसे क्या होगा, इन पक्षियों की जो आयु बढ़ती जाएगी, तो किसकी, हंस की या बत्तख की, तो उनकी जो श्वास नली है वो हार्ड होती चली जाएगी। मुर्गी का उपयोग भी सर्दियों में अधिक किया जाता है। चूज़े की अपेक्षा मुर्गी व मांस अधिक गहरे रंग का परंतु छोटे रेशे वाला होता है। जो आपके मुर्गे हैं उनका सर्दियों में क्या है, अधिक उपयोग किया जाता है या अधिक सेवन किया जाता है। चूज़ों की अपेक्षा मुर्गी व मांस गहरे रंग का परंतु छोटे रेशे वाला होता है। स्वस्थ पक्षी का शरीर सुसंगठित होता है, उनकी आंखों में चमक होती है, नाक की जो झिल्ली होती है वो लाल होगी और थोड़ी चमकीली होगी, रौनकदार होगी, वह गीली जैसी लगेगी आपको देखने में। उनकी जो श्वास की क्रिया होती है वो कैसी होती है, सहज होती है, मतलब बहुत ही आरामदायक होती है। वो जल्दी जल्दी सांस नहीं लेते, बहुत आराम से सांस लेते हैं। इसके विपरीत अस्वस्थ पक्षी की चमड़ी रूखी होगी। अगर इसके अपोजिट में देखा जाए कि हमें अगर किसी पक्षी का जो है सेवन करना है, तो उनकी जो चमड़ी होगी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा हार्ड न हो या रुखी न हो। तो उसको किस प्रकार का पक्षी समझना चाहिए, वो जो है अस्वस्थ है। उसका नथुना सूखा रहता है, उनकी सांस धीरे या जोर से चलती है, गले की ग्रंथि भी सूखी रहती है। पक्षियों की मांसपेशियों का निरीक्षण स्फीतकृमि फीताकृमि के लिए करना चाहिए। कभी कभी यह मांस विभिन्न सूक्ष्म जीवों से दूषित रहता है। जो पक्षियों का मांस का निरीक्षण है वो किससे करना चाहिए, फीताकृमि से या टेपवर्म, और किसके लिए करना चाहिए, स्फीतकृमि के लिए करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मांस विभिन्न सूक्ष्म जीवों से भी दूषित रहता है। जो बस आपके जो ये फीताकृमि है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, मोस्टली तो ये सूअर की चर्बी में पाए जाते हैं, जो लोग सूअर खाते हैं, लेकिन कुछ पक्षियों में भी पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पकने के बाद भी कभी कभी नहीं मरते हैं और बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए या फिर हमारे शरीर के लिए। अगर ये हमारे अंदर चले जाएंगे तो ये अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी ये आंतों में भी चिपक जाते हैं और ये एक फीताकृमि से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से ग्रोथ करते जाते हैं। तो बस आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।
जो ज़ूम मीटिंग है आप लोग अटेंड करिए। अगर कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से आप डिस्कस कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।